हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि रीजनिंग में अपन ने सेटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था और इस टॉपिक में एक वीडियोस अपन बना भी चुके हैं, उसमें बात भी कर चुके हैं। उस वीडियोज में अपन ने इस बारे में भी डिस्कस किया था कि ये जो सेटिंग अरेंजमेंट वाला जो टॉपिक है किस किस एग्जाम के लिए कितना कितना वेटेज रखता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज रहती है एग्जाम में, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई थी, लास्ट वीडियो में कर चुका था। जैसे कि उसमें अगर आपने लास्ट वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको ये जरूर पता चला होगा कि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसकी जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आता है तो ये 5 क्वेश्चन लेकर आता है डायरेक्टली, और वो 5 क्वेश्चन अगर आपको आएंगे तो पांचों आएंगे और नहीं आएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अपने आप में ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात, बैंक के लिए जो भी स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, वो चाहे बैंक पीओ हो, चाहे बैंक क्लर्क हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो बैंक से रिलेटेड, बैंक के एग्जाम में 101% ये टॉपिक सिलेबस में होता भी है और कम से कम इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आने का मतलब है 5 5 10 यानी कि 10 नंबर का वेटेज रखने वाला टॉपिक ये है यहाँ पे। और कम से कम 2 तो लगभग कम से कम एक तो 100% आता ही है, पर इसके 90% श्योरिटी ये रहती है कि इसमें 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखो, एक चीज मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो शुरू से एंड तक, तो ही आपको समझ में आएगा, तो ही इस चीज का आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। जो मैं आपके लिए जो वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, जो रीजनिंग के टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप पूरे वीडियोस को देखा करो, हर चीज को समझा करो जो समझा रहा हूँ, और जिस तरीके से आप मैं बोलता हूँ घर पे प्रैक्टिस करना, इस बात की श्योरिटी हो जाएगी आपके अंदर कि आप कोई भी एग्जाम दे के देखना, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। पर इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि थोड़ा सा प्रैक्टिस रखनी है और वीडियोस को पूरा देखना है और कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपका क्वेश्चन की बात करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें किस किस प्रकार से बनेंगे, जैसे कि इसमें निर्देश दिए हुआ है। अब इस ये जो क्वेश्चन है, सेटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है, आपको बहुत थोड़े से लेंथी होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको 4-5 निर्देश हो सकते हैं, आपको लैंग्वेज बड़ी मिल सकती है, वो लैंग्वेज उन निर्देशों के अकॉर्डिंग जो वो क्वेश्चन पुट अप करता है, जो कि 5 क्वेश्चन आते हैं, उन 5 क्वेश्चन का आंसर उन्हीं निर्देशों पे बेस्ड होता है, उन्हीं निर्देशों के अकॉर्डिंग अपन को देना होता है। तो निर्देश को समझ के अपन अरेंज करते हैं, सेटिंग अरेंज करने के बाद में क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसा कि क्वेश्चन समझेंगे अपन, निर्देश दिए हुए हैं अपन को कि 6 बच्चे बी सी डी के और एम 3 की संख्या में 2 समूह में आमने सामने बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि 6 बच्चे हैं, उनका नाम आपको दिया हुआ है बी सी डी जे के और एम, ये 3 की संख्या में, यानी कि 3 अलग अलग होकर 2 अलग अलग समूह में आमने सामने बैठे हैं। तो इसका मतलब अपन ये मान सकते हैं कि जैसे एक पंक्ति भी होगी, एक समूह ये बना दिया, उसी प्रकार से दूसरा समूह ये होगा। अब इसमें ये भी बोला है उसने कि 3 की संख्या में तो ये कर दिया, अब वो आमने सामने बैठे, इसका मतलब इन तीनों का मुंह इधर होगा तो इन तीनों का मुंह इधर होगा। ये इस प्रकार से 3 की संख्या में 2 समूह में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये इसके बाद में क्या बोल रहा है वो, जैसे पॉइंट, इस पॉइंट की बात करते हैं कि एम किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। अब इसका मतलब ये समझ में आता है कि एम अगर किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, पंक्ति के अंत का मतलब जैसे वो यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि इस पंक्ति के अंत 2 तो ही होंगे और इस पंक्ति के अंत ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब एम यहाँ 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 और यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो 2 जगह बचेगी। अब 2 जगहों में से किसी भी जगह पर आप एम को बैठाकर स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि मैंने एम को यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फिर उसने बोला है पंक्ति के अंत में नहीं है, ठीक है बैठा दिया, वह जे के दाएं बैठा है। अब वह किसके लिए वर्ड यूज किया है, एम के लिए, कि वह पंक्ति के अंत में तो नहीं है, लेकिन वह जे के दाएं बैठा है। इसका मतलब ये एम जो है ये जे के दाएं बैठा है। अब आप मेरे को बताओ, जे के दाएं बैठाने के लिए, एम को जे के दाएं बैठाने के लिए जे को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी जाके एम जो है इस जे के दाएं गए, क्योंकि इस पंक्ति में जो बैठे व्यक्ति हैं उनका मुंह इधर से इस साइड पे है। अब इस साइड पे तो ये इसका जे का दायां इधर होगा, तो इसके दाएं का भी बैठेगा, वो यहाँ पर नहीं बिठा सकते हैं अपन जे को, क्योंकि इसका फिर बाएं आ जाता है। ठीक है, तो वह जे के दाएं बैठ चुका है, जो सी के सामने है। मैंने रैंकिंग वाले टॉपिक में आपको ये इंपॉर्टेंस ये कंजक्शन के बारे में बताया था कि जो किसके लिए यूज किया जाता है,
लेकिन किंतु परंतु जबकि जैसा कि ये किसके लिए यूज किया जाता है तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं भी पता हो तो चैनल पर आप जाकर देख लेना, रैंकिंग वाले वीडियो जिसमें बताया था मैंने आपको इन चीजों के सभी के बारे में। अब ये जो का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जो का मतलब होता है कि ये जो कंजक्शन होता है ये कंजक्शन सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं। अब सेकंड पर्सन का मतलब पहले वाले सेंटेंस में जिस व्यक्ति की बाद में बात की जाती है उसको सेकंड मानते हैं और जिस व्यक्ति की पहले बात की जाती है उसको फर्स्ट मानते हैं। तो उसने बोला है कि जो सी के सामने बैठा है तो जो किसके लिए आएगा सेकंड पर्सन, और एम और जे में बाद में किसकी बात की गई, जे की, तो यानी कि वो जो सी के सामने बैठने की बात कर रहा हूं किसके लिए एक बोल रहा हूं जे के लिए, तो जे कहां पर आ जाएगा, सॉरी सी कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, के बाएं बेटा है डी, के बाएं बेटा है डी जो एम के सामने बैठा है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, के बाएं बेटा है डी के, ठीक है, जो एम के सामने बैठा है। अब के को बैठाना है अपन को किसके, डी के, कहां बैठाना है, बाएं। अब के को डी के बाएं बैठाना है तो इसका मतलब दाएं बाएं का मतलब ये क्लियर हो जाता है कि के और डी किसी न किसी एक ही पंक्ति में बैठे होंगे। अब दो व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे होंगे तो यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति की जगह रहेगी, बची कौन कौन सी, एक और दो। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि के और डी की बात करें तो दोनों यही कहीं बैठने वाले हैं। अब कौन कहां बैठेगा वो चीज ध्यान से समझना, के बाएं बेटा है डी के, यानी कि के को बाएं बिठाना है किसके, डी के। इसका मतलब अगर मैं के को यहां पर बिठा दूंगा और डी को यहां पर बिठा दूंगा तो आप बताओ के जो है डी के बाएं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका मुंह इस साइड है तो डी अगर ऐसे बिठा रहेगा तो के उसके बाएं आ जाएगा, ठीक है। अब जगह कौन सी, एक ही बची हुई है। आप बताओ इन 6 बच्चों में से कितने, 5 तो बैठ ही चुके, बच कौन रहा है, सी आ चुका है, डी आ चुका है, जे आ चुका है, के आ चुका है, एम आ चुका है, बच कौन रहा है, बी। इसका मतलब बी कहां पर बैठ जाएगा, यहां पर बैठ जाएगा। क्या अपनी सीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्या अरेंज हो चुकी है। अब इसी के आधार पर अपन को इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, बी के ठीक बाएं में कौन है। अब आपका क्वेश्चन है कि बी के ठीक बाएं में, आप बताओ बी ये है तो इसका बायां इधर ही रहेगा, तो इसके जस्ट ठीक बाएं में कौन बैठा है, एम बैठा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आप इसमें मोस्ट इंपोर्टेंस जो है वो आपका सेटिंग अरेंज करना ही है। अगर आपने सेटिंग अरेंज कर ली तो 5 क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे करने के लिए। बस यही कि सेटिंग आपको थोड़ा अच्छे से अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं अपन, बी के सामने कौन बैठा है। अब आप बताओ बी के सामने कौन बैठा है, क्या बैठा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कौन से समूह एक ही पंक्ति में बैठे हैं। समूह का मतलब जो वो ग्रुप में बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं, वो कौन कौन बैठे हुए हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका, एक तो सी डी के, एक तो ये बैठे हुए सी डी के एक साथ बैठे हुए, और एक और कौन से, जे एम बी। तो ये दोनों समूह ऐसे हैं, इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में अगर बनाया गया तो इसे डाल सकता है कि निम्न में से कौन सा समूह एक पंक्ति में बैठा है। 4 ऑप्शन बना देगा, उनमें से चारों में से कोई ना कोई इन दोनों में से एक ऑप्शन जरूर होगा और वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सा व्यक्ति पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। अब इसको बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने ऑप्शन में डाला हुआ है आपके सामने कि ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं सी, जे, डी और के, ये जो 4 व्यक्ति है, इन चारों व्यक्तियों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। आप बताओ सी की अगर बात करें तो पंक्ति के अंत में बैठा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता अपना। जे की अगर बात करें तो जे भी पंक्ति के अंत में बैठा हुआ है, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। डी की अगर बात करें तो आप बताओ डी पंक्ति के अंत में है क्या, बिल्कुल नहीं बैठा है। और अपना क्वेश्चन भी यही था कि कौन सा व्यक्ति पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से कौन सा जोड़ा आमने सामने बैठा है। अब इसमें यह है कि कौन सा जोड़ा, मतलब ये आपको ये जो 4, इसको भी बिना ऑप्शन के नहीं कर सकते हैं अपन, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, सी जे, सी डी, जे एम, डी बी। अब इन चारों में से कोई सा भी एक जोड़ा ऐसा होगा जो आमने सामने बैठा होगा, वही अपन को बताना है। जैसे कि सी जे की बात करें तो सी और जे ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं क्या, तो इसमें आंसर भी आपका यही हो जाएगा। सी डी की बात करो, देखो इसमें सी और ये डी आमने सामने है क्या, नहीं है।
जे एम की बात करो आमने सामने है क्या, नहीं है। डीबी की बात करो, डी और ये बी आमने सामने नहीं है, तिरछे रूप में है लेकिन आमने सामने ये नहीं है, जिसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें आपकी प्रैक्टिस हालांकि होनी चाहिए, आपके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो कि आप इसमें निकाल लोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं अपन सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हीं चीजों को ध्यान रखना है, और क्वेश्चन में ज्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस आपको सीटिंग अरेंज करना आनी चाहिए, उसमें कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि अपन और भी क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस प्रकार से होगा जैसे कि आपको वही निर्देश दिए गए, अब इसमें निर्देश कितने हैं आपके, 4 निर्देश हैं, 1 2 3 4, और इन 4 निर्देशों पे आधारित आपके 3 क्वेश्चन है। मैंने बताया कि एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चन ही आते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड की ये देखते हुए अपन के 3 क्वेश्चन ले रहे हैं। पर इसी प्रकार से सेटिंग अरेंज होने के बाद तो आप कितने भी क्वेश्चन बन जाए, कैसे भी बन जाए, उसी के अकॉर्डिंग होंगे तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। पर अपना मेन जो है इसमें इंपॉर्टेंट वो है सीटिंग का अरेंज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। इसमें देखना जैसे कि निर्देश दिए हुए हैं, निर्देश नंबर फर्स्ट क्या है कि एक समिति में 6 सदस्य जिनमें 3 पुरुष M1 M2 M3 है तथा 3 महिलाएं F1 F2 F3 एक षटकोणीय टेबल के कोण पर चर्चा के लिए बैठे हैं। इसका मतलब 6 सदस्य हैं और उन 6 सदस्यों में से 3 तो महिलाएं हैं और 3 पुरुष है, पुरुष M1 M2 M3 और महिला F1 F2 F3 दी हुई है, और ये किस एक चर्चा के लिए बैठे हुए हैं, वो भी किससे बैठे हुए हैं, वो षटकोणीय टेबल। षटकोणीय का मतलब क्या होता है कि ऐसा जिसके 6 कोण हो, जिसकी 6 भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति को अपन षटकोणीय बोलते हैं। तो आपकी जो आकृति की बात करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में। तो जब भी षटकोणीय, अष्टकोणीय, पंच ये आता है तो इसमें अपन को कैसे करना है भाई, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आमने सामने में कहीं ऐसे कर दो कहीं ऐसे कर दो, अब तो इसमें गलती हो जाएगी। तो जब भी षटकोणीय की बात आती है तो अपन को डायग्राम हमेशा इसी तरीके से बनाना है। ये आपका होगा वही है, कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, आपका वही बात आ जाएगी इसमें जैसे वैसे बताएंगे अपन। पर इसमें क्या आमने सामने अपने सामने क्लियरिटी रहेगी कि इसके सामने ये इसके सामने, तो गलत होने की संभावना बिल्कुल जरूर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं अपन, सेकंड निर्देश की। इसमें दिया हुआ है M2 F2 और F3 के बीच में है। अब M3 F2 और F3 के बीच में है, इसका मतलब देखो अब षटकोणीय है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है, जहां से आपको फिक्स पोजीशन के बारे में पता होगा वहीं से अपन को क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। अब इसमें अगर बात करें अपन इसी में, तो अब देखो इसमें ये षटकोणीय की बात कर रहा है, वर्ग आ जाए, आयत आ जाए, वृत्ताकार आ जाए, तो कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं अपन। तो इसमें अपन कहीं भी बिठा देंगे। इसमें क्या हो रहा है कि M3 F2 और F3 के बीच में है, इसका मतलब M3 मैंने मान लिया सपोज करो यहाँ पर बैठा होगा, तो M3 को F2 और F3 के बीच में बिठाना है, तो ये आ जाएगा F2 और ये आ जाएगा F3। इसका मतलब M3 F2 और F3 के बीच में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, F3 M1 और M3 के बीच में है। अब F3 को अपन को बिठाना है, जो कि ऑलरेडी ये तो बैठ चुका है, पर ये किस किस के बीच में बैठा है, M1 और M3 के बीच में बैठा है, तो M3 तो बैठ चुका है। इसका मतलब अगर मैं M1 को यहाँ पर बिठा देता हूँ तो आप मेरे को बताओ कि ये F3 जो है M3 और M1 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी आपकी फुल हो जाएगी। इसमें 2 और बचे हुए हैं पॉइंट्स भी अपने पास। एक और क्या है कि M1 F1 के बाईं ओर तथा F2 के सामने बैठा है और नहीं कोई महिला एक दूसरे के बगल में है। इसका मतलब किसी भी महिला को ऐसे साथ साथ नहीं बिठाना है, एक साथ उसके उसके बगल में, महिला के बगल में महिला नहीं होनी चाहिए, मतलब एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला होनी चाहिए। तो अब उसने क्या बोला है कि M1
F1 के बाईं ओर F1 के, अब M1 जो है F1 के बाईं ओर लाना है, तो आप मेरे को ये बताओ कि F1 को मेरे को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी जाके M1 जो है F1 के सामने ये बाईं ओर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि F1 इस तरीके से मुंह रहेगा तो इसका बायां ओर इधर रहेगा और इसका बायां इधर रहेगा, तो M1 इसका यहाँ जाएगा। अब जगह कौन सी खाली है, एक ही खाली है, F1 F3 F2 और F3 तीन महिलाएं बैठी चुकी है, M1 M3 बच कौन रहा है, M2 एक पुरुष और बच रहा है, जो कि यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा। वैसे भी आगे भी दिया गया है कि M1 F1 के बाईं ओर तथा F2 के सामने है। अब ये M1 जो है उसके F2 के सामने आ रहा है, नहीं आ रहा है, M1 F2 के, तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आगे भी बोला है कि नहीं कोई महिला एक दूसरे के बगल में है, इसका मतलब इसमें देखो F1 F2 और ये F3 तीनों महिला है और ये तीनों एक साथ बैठी हुई है, क्या इनके अगल बगल में कोई ना कोई बीच में एक पुरुष बैठा हुआ है, तो ये बगल में भी इनके महिला नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी सेटिंग अरेंज हो चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपका, M2 के सामने कौन बैठा है। अब ये पूछ रहा है कि M2 के सामने कौन बैठा है, तो आप बताओ M2 के सामने कौन बैठा है, F3 बैठा है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। F2 और F1 के मध्य में कौन है, F2 और F1 के मध्य में कौन आ जाएगा, M2 आ जाएगा, यानी कि इसमें आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, M2 के बाईं ओर कौन बैठा है। अब M2 के बाईं ओर, M2 कहां पर बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है, इसके बाईं ओर कौन है, क्योंकि इसका मुंह इधर होगा तो इसका बायां इधर होगा, और इसके बाएं में कौन बैठा है, F1 बैठा है, तो M2 के बाईं ओर कौन आ जाएगा, F1 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आप इसमें प्रैक्टिस जरूर करना। हालांकि और भी नेक्स्ट वीडियोस में अपन और भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं आपके सामने, और भी करेंगे, पर इसमें एक ही चीज है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी, मैं ये नहीं बोलता कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकोगे, लेकिन इसमें आपकी स्पीड नहीं आ पाएगी और गलत होने की संभावना वो की वही बनी रहेगी। तो अपन को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इसमें प्रॉफिट होगा। तो आज के वीडियोस में इतना ही काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे अपन और नेक्स्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।